गुड मॉर्निंग बच्चों। नवंगपुर विद्यापीठ की लाइव क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज मैं फिर हमारा विषय जो बही खाता एवं लेखाकरण कक्षा 12 इसके अंतर्गत अनुपात विश्लेषण को लेकर के आपसे बात करूंगा, चर्चा करूंगा। बच्चों, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो अनुपात विश्लेषण वाला भाग है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय के अंतर्गत मैंने आपको समाकार विवरण, तुलनात्मक विवरण और तरलता अनुपात के विषय में पहले आपसे बात कर चुका हूं। एक बार फिर बिंदु को लेकर के, टॉपिक को लेकर से आपसे बात करता हूं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के अंतर्गत ये बात पढ़ रहे हैं, ये बात जान रहे हैं। इस बात के विषय में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वित्तीय विवरणों में दिए हुए जो आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों को किसी वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक रीति से सरल भाषा में व्यक्त करने को हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण बोलते हैं। इस विश्लेषण के अंतर्गत मैंने आपको तुलनात्मक आय विवरण, तुलनात्मक स्थिति विवरण, समाकार आय विवरण, समाकार वित्तीय विवरण ये बताने का प्रयास किया। फिर वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की तकनीक के तहत एक और अनुपात विश्लेषण होता है। अनुपात विश्लेषण जैसे कि आप जानते हैं, नाम से ही जानते हैं कि किन्हीं दो जटिल आंकड़ों को, जटिल राशियों को, दो सार्थक राशियों को जिनका आपस में संबंध हो, उन राशियों को अनुपात के रूप में व्यक्त करना अनुपात कहलाता है। तो वित्तीय विवरण, जैसे कि आप जानते हैं कि वित्तीय विवरण में दिए हुए आंकड़े जटिल होते हैं, उनको सरल रूप में व्यक्त करना एक अनुपात विश्लेषण की श्रेणी में आता है, जिसको हम अनुपात विश्लेषण कहते हैं। और यहाँ चूंकि हम लेखांकन से हमारा संबंध है, लेखांकन हमारा विषय है, तो इससे संबंधित वित्तीय विवरणों में जो आंकड़े दिए रहेंगे उन आंकड़ों को हम अनुपात के रूप में व्यक्त करेंगे। वो अनुपात विश्लेषण कहलाता है, अनुपात विश्लेषण इसको कहा जाता है। अनुपात विश्लेषण के तहत बच्चों मैंने एक सबसे महत्वपूर्ण अनुपात के विषय में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, जिसको हम तरलता अनुपात के नाम से जानते हैं। तो आप सभी लोग, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि सभी लोग अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत तरलता अनुपात को अच्छे ढंग से तैयार कर लें। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि विगत बोर्ड परीक्षाओं में जितने भी बार बोर्ड परीक्षाएं अभी हुई है, उन बोर्ड परीक्षाओं में तरलता अनुपात से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा ही जाता है। इसका आपके सामने प्रमाण ये है कि अभी प्री बोर्ड का जो एग्जाम आज होने वाला है, या माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्री बोर्ड पर जो पेपर डाला है, उसमें आप देखेंगे अनुपात से संबंधित प्रश्न पूछा ही गया है। तो सभी लोग तरलता अनुपात को अच्छे ढंग से समझ लें। उसके अंतर्गत जैसे कि मुझे आप पिछले वीडियो में मैंने बताया, चालू अनुपात, तो तरल अनुपात, दो ही अनुपात आते हैं। उनसे संबंधित व्यवहारिक प्रश्न, उनकी थ्योरी, उनका मानक माप, उनका अंतर, ये अच्छी ढंग से तैयार कर लें ताकि आप परीक्षा में उन्हें आने वाले ऐसे प्रश्नों को ठीक ढंग से हल कर सकें। तो चलिए इसी श्रृंखला में एक आज नया अनुपात लेकर आया हूं, ऋण शोधन क्षमता अनुपात। जैसे कि आप जानते हैं कि तरलता अनुपात किसी भी व्यवसायिक इकाई की अल्पकालिक देयता मापने के लिए निकाला जाता है, जिसको हम चालू दायित्व के नाम से जानते हैं कि चालू दायित्व को भुगतान करने की क्षमता को मापने के लिए जो अनुपात निकाला जाता है वो तरलता अनुपात है। अब बच्चों, हम जैसे कि जानते हैं कि व्यवसाय में दो तरह के दायित्व होते हैं। एक अल्पकालिक दायित्व होते हैं जिनको हम चालू दायित्व के नाम से जानते हैं,
और एक वे दायित्व होते हैं जो दीर्घकालिक होते हैं, अर्थात जिनकी भुगतान करने की समय अवधि हमें 1 वर्ष से अधिक होती है, वो दीर्घकालिक दायित्व के नाम से जानते हैं। तो अल्पकालिक की चर्चा तो हम तरलता अनुपात के अंतर्गत कर चुके हैं। आज मैं ऋण शोधन क्षमता अनुपात के विषय में करूंगा। इससे संबंधित प्रश्न भी बच्चों बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो मैं आशा करूंगा कि आज जो बोर्ड पे आपको 3 अनुपात दिखाई दे रहे हैं, इनको आप बड़े ध्यान से सुने। सुनने के बाद इससे संबंधित थ्योरी के आपके सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे और इस थ्योरी के माध्यम से आपके व्यवहारिक प्रश्नों को भी आप बहुत कुछ ढंग से हल करने में सक्षम होंगे, क्योंकि आप अनुपात निकालने के लिए खास तौर से जो सूत्र बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, सूत्रों को याद कर लें आप। ये किन किन के बीच में अनुपात व्यक्त किया जाता है, तो आप आसानी से इस अनुपात के व्यवहारिक प्रश्नों को भी हल कर लेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि ऋण शोधन क्षमता अनुपात किसे कहते हैं। दीर्घकालिक ऋणों के भुगतान करने की क्षमता को मापने के लिए जो अनुपात निकाले जाते हैं बच्चों, उनको ऋण शोधन क्षमता अनुपात के नाम से जाना जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऋण क्षमता अनुपात, दूसरा होता है कुल संपत्ति ऋण अनुपात, तीसरा होता है स्वामित्व अनुपात। अब पहले वाले अनुपात के अंतर्गत आते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि हाँ, हम जब भी इस अनुपात की बात करेंगे, व्यवहारिक प्रश्नों की बात करेंगे, तो ये देखेंगे कि जो हमारे ऋण है वो दीर्घकालिक होना चाहिए, उनके बीच में हम अनुपात निकालेंगे। ये बात आपको स्पष्ट हुई, क्योंकि तरलता अनुपात के अंतर्गत हम चालू दायित्व या वे ऋण हमारे शामिल कर चुके हैं जो कि 1 वर्ष की अवधि के अंतर्गत हमें भुगतान करना होते हैं। आप चलिए मैं एक एक अनुपात के विषय में भाष्यकार बताता चला जाऊंगा और सूत्र को भी समझाता चला जाऊंगा, फिर हम व्यवहारिक प्रश्न को लेंगे। तो ऋण शोधन क्षमता तो दीर्घ अवधि के दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति को मापने के लिए, दीर्घकालीन वित्तीय ऋणों का भुगतान करने की क्षमता को मापने के लिए जो अनुपात निकाले जाएंगे वो ऋण शोधन क्षमता अनुपात कहलाएंगे। इस अनुपात को निकालने का उद्देश्य बच्चों ये होता है कि दीर्घकालिक हमारे जो ऋण है, दीर्घकालिक ऋणों को कोई भी व्यवसायिक इकाई भुगतान करने में कितनी सक्षम है। और यह कहें कि जैसे कि आप जानते हैं कि तरलता अनुपात के अंतर्गत हमने देखा कि चालू जो दायित्व है, चालू दायित्वों का भुगतान करने के लिए हम सामान्यतः चालू संपत्तियों का उपयोग करते हैं। ठीक ऐसे ही दीर्घकालिक ऋणों का भुगतान करने के लिए हम दीर्घकालीन कोषों का उपयोग करते हैं। दीर्घकालीन कोषों से संबंध जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, अंशधारियों अर्थात पूंजी से मतलब हो गया, संपत्तियां कुल संपत्तियों से मतलब हो गया। इन कोषों का इस्तेमाल हम दीर्घकालिक ऋणों का भुगतान करने में करते हैं, इसलिए हम ऋण शोधन क्षमता मापने के लिए दीर्घकालिक कोषों के विषय में भी जाना है। तो पहला हो गया बच्चों ऋण समता अनुपात। यहाँ देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना ऋण और समता। तो ऋण समता अनुपात के माध्यम से बच्चों हम ये पता करते हैं, ऋण का बच्चों यह तात्पर्य आपका जो हुआ दीर्घकालिक ऋण से मतलब है, ऋण मतलब आपके दीर्घकालीन ऋण है। अब दीर्घकालीन ऋण कौन कौन से होते हैं देखिए, नाम सुनिए इनके। और समता से मतलब बच्चों हमारी जो है अंश पूंजी से होता है, अंश पूंजी व संचय व आधिक्य से होता है। ये होता है, इसका मतलब ये होता है ऋण समतानुपात आधिक्य। ऋण समतानुपात मतलब दीर्घकालिक ऋणों का भुगतान करने के लिए अंशधारियों का कोष पर्याप्त है या नहीं, ये जानने के लिए जो अनुपात निकाला जाता है वो ऋण समतानुपात कहलाता है। या दूसरी भाषा में कहें कि दीर्घकालीन ऋण और अंशधारियों के कोष के बीच में आपस में क्या संबंध है, ये जानने के लिए जो अनुपात निकाला जाता है उसको हम ऋण समतानुपात कहते हैं। ऋण समतानुपात में 2 शब्द हैं, एक ऋण और एक समता है। ऋण से मतलब यह दीर्घकालीन ऋण हो गए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कितने के अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट बताई थी, इसमें अंशधारियों का
कोष था पहला वाला बिंदु जो था। तीसरे वाले बिंदु में आपके गैर चालू दायित्व थे। गैर चालू दायित्व मतलब दीर्घकालीन दायित्व आते हैं और एक चालू दायित्व। तो चालू दायित्व तो आपके तरलता अनुपात के अंतर्गत चले गए। तो गैर चालू दायित्व है उनको बच्चों दीर्घकालिक ऋण के नाम से भी जाने जाते हैं। अब इनके नाम सुन लीजिए। ऋण पर, बंधक ऋण, बैंक ऋण, दीर्घकालीन प्रावधान, जन निक्षेप दीर्घकालीन जो हमने स्वीकार किया है वो, या अन्य और कोई, या सीधी सरल भाषा में बात करें तो वे ऋण जिनकी अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक भुगतान बात करनी होती है, ऐसे ऋणों को हम दीर्घकालीन ऋण के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत सामान्यतः बच्चों यही आती है। ये थोड़ा सा तथ्य का विषय होता है कि कोई सा ऋण अल्पकालिक है कि दीर्घकालिक है, ये व्यवसाय के नेचर पर निर्भर करता है और व्यवसाय के आंकड़ों को देख करके हम पता कर लेते हैं कि कौन से ऋण दीर्घकालिक है, कौन से ऋण अल्पकालिक। मोटे तौर पर जो मैंने आपको नाम अभी गिनाए, बैंक ऋण, बंधक ऋण, ऋण पर और स्थायी जमा यदि हमने कोई स्वीकार किया है, जन्मनिक्षेप स्वीकार किया है, तो वो सार्वजनिक दीर्घकालिक आयोजन, ये दीर्घकालिक ऋण की श्रेणी में अंतर्गत आते हैं। तो अब व्यवहारिक जब प्रश्न करेंगे तो यह दीर्घकालिक ऋणों में आपको ये ऋण ज्ञात है। दूसरे ढंग से इसको ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं बच्चों हम कि हमारे जो कुल ऋण है, कुल ऋण में से हम चालू दायित्व को घटा दें तो हमारे दीर्घकालीन, या तीसरी भाषा में इसको यह कह सकते हैं कि समता व दायित्व पक्ष के, शिक्षे का समता व दायित्व पक्ष होता है, उसके जोड़ में से बच्चों हम अंशधारियों का कोष और चालू दायित्वों को घटा दें तो भी दीर्घकालिक ऋण आ जाते हैं। ये प्रश्न पर निर्भर करेगा कि आप वो दीर्घकालीन ऋण की गणना कैसे करना है। सामान्यतः प्रश्नों में बच्चों आपके नाम दिए होते हैं और ये गिने चुने ही नाम होते हैं, उनको जोड़ करके हम दीर्घकालिक ऋण निकालते हैं। अब समता से मतलब क्या होता है? समता से मतलब बच्चों यहाँ अंश पूंजी और संचय व आधिक्य से होता है। अंश पूंजी में आपकी समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी और संचय व आधिक्य के अंतर्गत आपके जो है सामान्य संचय, पूंजीगत संचय और प्रतिभूति प्रीमियम आदि इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें से कृत्रिम संपत्तियां यदि दी है तो उनको माइनस कर देते हैं। सरल भाषा में समता का तात्पर्य अंश पूंजी और संचय व आधिक्य से ही होता है। तो वो अनुपात जो दीर्घकालिक ऋण और समता अर्थात अंश पूंजी और संचय व आधिक्य के बीच में संबंध व्यक्त करे उसको ऋण समता अनुपात के नाम से जानते हैं। अब व्यवहारिक प्रश्नों में कौन कौन से दीर्घकालीन ऋण होते हैं, अंशधारियों को कोष की मीनिंग क्या होता है, वो और हम बात करें। तो पहला प्रश्न आपका हो गया, ऋण शोधन क्षमता अनुपात किसे कहते हैं? दीर्घकालीन भुगतान, दीर्घकालिक ऋणों के भुगतान करने की क्षमता को मापने के लिए जो अनुपात निकाले जाते हैं वो अनुपात ऋण शोधन क्षमता अनुपात के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हो गया, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ऋण क्षमता अनुपात, कुल संपत्ति ऋण अनुपात, स्वामित्व अनुपात। अगला प्रश्न हो गया, ऋण क्षमता अनुपात का सूत्र क्या है या किसे कहते हैं? तो दीर्घकालिक ऋण और अंशधारियों के कोष के बीच में क्या संबंध है ये जानने के लिए जो अनुपात निकाला जाता है उसको ऋण क्षमता अनुपात के नाम से जाना जाता है। फिर ऐसे प्रश्न बनते हैं बच्चों, दीर्घकालिक ऋण की मीनिंग क्या हो गया, अंशधारियों को कोष का मतलब क्या होगा। अब दूसरा अनुपात कौन सा होता है ये देखिए। दूसरा अनुपात इसके अंतर्गत ये होता है, ये नाम दिया है कुल संपत्ति ऋण अनुपात। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाती है इसको देखकर बताते हैं। कुल संपत्ति और दीर्घकालिक ऋण के बीच में जो संबंध व्यक्त किया जाए वो अनुपात कुल संपत्ति ऋण अनुपात के लिए। इसको ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों की संपत्तियों के खरीदने में दीर्घकालिक ऋणों का कितना योगदान है, या दूसरी भाषा में कहें कि दीर्घकालिक ऋण कुल संपत्तियों से कितने सुरक्षित है, ये जानने के लिए अनुपात निकाला जाता है। 2 तरह से इसको व्यक्त कर सकते हैं कि हमने जो संपत्तियां खरीदी हैं, कुल संपत्तियों से मतलब बच्चों आपकी कृत्रिम संपत्तियों को छोड़ करके चिट्ठे के दायित्व पक्ष का, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष का जो जोड़ होता है उसमें आपकी गैर चालू संपत्तियां और चालू संपत्तियों को शामिल किया जाता है। लेकिन कृत्रिम संपत्तियां जैसे प्रारंभिक व्यय, अंश और ऋण पत्रों के निर्गमन पर व्यय, अभिभुगतान कमीशन और ऋण पत्रों
के निर्गमन पर देय भट्टा ऋण पत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम आदि की राशि को घटा करके निकाला जाता है। तो सरल भाषा में इनको दो तरह से कह सकते हैं। कुल संपत्तियों से मतलब भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीनरी आदि आपकी ये आपकी स्थायी संपत्तियां होती हैं, और इसमें चालू संपत्तियों को भी इसमें शामिल किया जाता है। अर्थात चालू संपत्ति और गैर चालू संपत्तियों का जोड़ कुल संपत्ति कहलाएगा। दीर्घकालिक ऋण की परिभाषा वही है जो इस वाले सूत्र में थी, वही के वही कहलाई। तो आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि ये अनुपात किन दो चीजों के मध्य निकाला जा रहा है, किन दो आंकड़ों के मध्य निकाला जा रहा है, कुल संपत्तियां और दीर्घकालिक। मतलब इसका ये हो गया कि कुल संपत्तियों को खरीदने में ऋण का कितना योगदान है, कितने ऋण का उपयोग हमने कुल संपत्तियों को खरीदने में किया है। दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि ये दीर्घकालिक ऋण हमारी कुल संपत्तियों से कितने सुरक्षित हैं, ये जानने के लिए अनुपात निकाला जा रहा है। तो जब हम व्यवहारिक प्रश्न करेंगे तब बताएंगे कि कुल संपत्तियों को जोड़ेंगे और दीर्घकालिक ऋणों को जोड़ेंगे और उनको सरल रूप में ले आएंगे तो याद। तीसरा अनुपात होता है स्वामित्व अनुपात, स्वामित्व कोष अनुपात और कुल संपत्तियों के बीच में। स्वामित्व कोष का संबंध बच्चों अंशधारियों के कोष से ही होता है, और ये बच्चों प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो किसी भी अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए गुणा 100 कर देते हैं। तो स्वामित्व का कोष का तात्पर्य आपका यहाँ से अंश पूंजी संचय व अधिक सही है, और कुल संपत्तियों का तात्पर्य यहाँ ये कुल संपत्तियां इस सूत्र में थी वही की हो गई, और इस अनुपात को बच्चों प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, वो स्वामित्व अनुपात के नाम से। इसका मतलब है कि ये बताता है कि कुल संपत्तियों को खरीदने में हमारे स्वामियों के कोष का कितना योगदान है, कितने प्रतिशत योगदान इसमें है। मतलब हमने जितनी भी संपत्ति कुल संपत्तियां खरीदी है, उन संपत्तियों को खरीदने में हम बाहरी स्रोत पर कितने आश्रित हैं और आंतरिक स्रोत पर कितने आश्रित हैं, ये हमें पता चलता है। जितनी कुल संपत्तियों का योगदान हमारे आंतरिक स्रोत पर होगा उतना ही हम अच्छा माना जाएगा, ये इसलिए निकाला जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास जो संपत्ति है वो जो हमने सब खरीदी है तो वो हमारी निजी पूंजी से कहना चाहिए। इसके लिए इसको स्वामियों के कोष के नाम से जानते हैं, उस पर कितने आश्रित हैं और बाहरी कोषों पर कितने हैं, ये अनुपात निकालने के लिए अनुपात निकाला जाता है। तो ये ऋण शोधन क्षमता अनुपात के अंतर्गत 3 अनुपात निकाले जाते हैं, ऋण क्षमता अनुपात, कुल संपत्ति ऋण अनुपात और स्वामित्व अनुपात के नाम से। अब मैं आपको अलग अलग व्यवहारिक प्रश्नों के माध्यम से आपको बताऊंगा कि अनुपात कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम इस अनुपात पे आते हैं, फिर एक सवाल इसका करेंगे और एक सवाल इसका करेंगे, इस तरह से ये अनुपात आपका खत्म हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इनकी परिभाषा के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सूत्र याद कर लीजिए, सूत्र को आप व्यक्त कर दीजिए। तो अपने आप में इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, संतान अनुपात। कुल संपत्ति और दीर्घकालिक ऋण के बीच में क्या संबंध है, कुल संपत्ति ऋण अनुपात। स्वामित्व अनुपात, स्वामियों के कोष और कुल संपत्ति के बीच में क्या संबंध है, वो स्वामित्व अनुपात के नाम से। और ऋण शोधन, ऋण से मतलब यहाँ दीर्घकालिक ऋण से है, तो दीर्घकालिक ऋणों के भुगतान करने की क्षमता को मापने के लिए जो अनुपात निकाला जाता है वो ऋण शोधन क्षमता अनुपात के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरी बात थ्योरी से संबंधित हो गई। अब व्यवहारिक प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आप अपनी किताब को खोलिए और किताब में आप अपना सवाल क्रमांक 10 निकालिए। 10 को हल करते हैं, छोटा सा सवाल है बच्चों, 2 नंबर में पूछ लेते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होता बता दीजिए। क्या दिया है प्रश्न में, प्रश्न को लिख दे रहा हूं मैं, छोटा सा ही प्रश्न है। सवाल क्रमांक 10, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 6, 5, 9। यहाँ हमें ऋण क्षमता अनुपात निकालना है। और प्रश्न में बच्चों ये दिया है, देखिए अंश पूंजी दी है हमारी कितनी, अंश पूंजी दी है 5 लाख रुपए, और सामान्य संचय जो दिया है 2 लाख रुपए। 2 नंबर का प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। और 12% ऋण पत्र। ऋण पत्र बच्चों हमेशा दीर्घकालिक होते हैं, ध्यान रखना है, उल्टी में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं।
12% ऋण पत्र है वो 3.5 लाख। इस प्रश्न के हिसाब से हमें क्या करना है, ऋण क्षमता अनुपात याद करना है। छोटा सा प्रश्न 2 नंबर में पूछ सकते हैं, परिभाषा भी होती है। ऋण क्षमता अनुपात याद करना। ऋण क्षमता अनुपात किसे कहते हैं, इस सूत्र के हिसाब से आप व्यक्त कर सकते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है बच्चों, क्या होता है, दीर्घकालीन ऋण बटे अंशधारियों का कोष। वह अनुपात जो दीर्घकालिक ऋण और अंशधारियों के कोष के मध्य में ज्ञात किया जाता है, उस अनुपात को हम, वह अनुपात जो दीर्घकालिक ऋण और अंशधारियों के कोष के मध्य में ज्ञात किया जाता है, उसको हम ऋण क्षमता अनुपात के नाम से जानते हैं। अब बच्चों देखिए, दीर्घकालिक ऋण तो केवल एक ही दिया है, डिवेंचर ही दिया है, तो ये 3.5 लाख रुपए में यहाँ अंशधारियों के कोष से, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, अंशधारियों के कोष के अंतर्गत समतांश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, सामान्य संचय, पूंजीगत संचय, प्रतिभूति प्रीमियम की राशि आदि को जोड़ करके और लाभ हानि खाते तक रेट से जोड़ करके हम निकाल लेते हैं। यदि इसमें कोई कृत्रिम संपत्ति है तो वो जरूर में से घटा देगी। तो प्रश्न के हिसाब से दो ही चीजें हैं, 5 लाख रुपए अंश पूंजी का भाग है, एक ही तरह की अंश पूंजी दी है, और सामान्य संचय हमारा 2 लाख रुपए दिया है, ये भी इसमें जुड़ जाएगा। अगला स्टेप 3.5 लाख दीर्घकालिक ऋण है और 7 लाख जो है हमारे अंशधारियों का कोष है। अब इसको हल करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 35, एकम 35, 35 दूनी 70, 1:2 आ गया। इसका बच्चों अनुपात ये स्टैंडर्ड मानक होता है कि जितना अधिक हमारा कोष 2:1 अच्छा माना जाता है। इसमें ये माना जाता है कि अंशधारियों का कोष हमेशा दीर्घकालिक ऋण से दुगना होना चाहिए, और जितना होगा उतना अच्छा माना जाता है। तो ये इसका आंसर आपका आ गया। इसको और किताब में इनने और इसको सरल रूप में ले गए हैं, सरल रूप में ले जाने के लिए ये 0.5 तक ले गए हैं, अनुपात 1 हो गया। यहाँ तक भी आप हल कर लेंगे तो भी ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, अर्थात ये अनुपात है। तो सिंपल सा प्रश्न आता है, छोटा सा प्रश्न आता है बच्चों पूछने के लिए, ऋण क्षमता अनुपात किसे कहते हैं। सूत्र आपको जरूर याद रखना है, दीर्घकालिक ऋण और अंशधारियों के कोष के इतना सा काम आपको करना होगा। तो 2 नंबर के हिसाब से ये प्रश्न बनता है। ये परिभाषा भी हो गई, परिभाषा का मतलब ये हो गया, इसका मानक जरूर बच्चों आपको याद रखना है, 2:1 होना चाहिए, ऐसा ये दुगने होने चाहिए इससे दीर्घकालिक ऋणों से। चलो अगला प्रश्न ले लेते हैं, ये भी ऋण क्षमता अनुपात से संबंधित है। यहाँ कौन कौन सी चीजें दी हैं, देखो, समतांश पूंजी दी है, पूर्वाधिकार अंश पूंजी दी है, सामान्य संचय दी है, ये अंशधारियों का कोष है। तीनों को हम जोड़ लेंगे। समतांश पूंजी 15 लाख रुपए है, पूर्वाधिकार अंश पूंजी 20 लाख है, 33 हो गई, और सामान्य संचय 8। ठीक, और IDBI बैंक से ऋण, बैंक ऋण जितने भी होती हैं बच्चों दीर्घकालिक होती हैं। चालू दायित्व असंबद्ध, चालू दायित्व हमेशा तरलता अनुपात के अंतर्गत आती है, इनसे में कोई लेना नहीं। और 12% ऋण पर ये दीर्घकालिक, तो दो जो ऋण है आपके IDBI बैंक से ऋण और 12% ऋण पर, ये दीर्घकालिक ऋण की श्रेणी में आएंगे। इनको सूत्र में लिखिए और काट दीजिए, सवाल हल हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न के लिए चलते चलो, कौन कौन सी चीज है। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं प्रश्न के हिसाब से, ये हमारा सूत्र है। प्रश्न क्रमांक 11 हल कर रहे हैं। 11 के अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 559 के अंतर्गत ऋण क्षमता अनुपात ज्ञात करना है। ऋण क्षमता अनुपात ज्ञात करना है। ये सूत्र हो गया। अब हमें यहाँ दीर्घकालिक ऋण चाहिए। दीर्घकालिक ऋण कौन कौन से हैं, सबसे पहले इनको हल कर लेते हैं प्रश्न के हिसाब से। ऐसा इसको जमाएंगे आप,
दीर्घकालिक ऋण में कौन कौन से दिए हैं बच्चों? देखो, बैंक ऋण दिया है IDBI बैंक से, IDBI बैंक लोन प्लस आपके डिवेंचर दिए हैं, 12% डिवेंचर दिए हैं, ये दोनों दिए हैं। IDBI बैंक से लोन अपना जो है 12 लाख है और ये 8 लाख, 12 लाख और प्लस 8 लाख, टोटल हो गया आपका 20 लाख। तो दीर्घकालिक ऋण है जो बच्चों हमारे हैं, वो दीर्घकालिक ऋण है। अब अंशधारियों के कोष से मतलब क्या हो गया? अंशधारियों का कोष बराबर आपकी, एक आपकी समतांश पूंजी है, दूसरी बच्चों पूर्वाधिकार अंश पूंजी है, तीसरी आपकी सामान्य संचय, संचय व अधिक के अंतर्गत आती हैं। तीन चीजें दी हैं आपके प्रश्न के हिसाब से। पीछे दिए समतांश पूंजी आपकी जो है 15 लाख की है, पूर्वाधिकार 20 की है, ये 15 लाख, ये 20 लाख, और सामान्य संचय जो आपका प्रश्न में दिया है वो 8 लाख दिया है। इसको जोड़ेंगे तो जो आएगा 35 और 8 43 लाख आ गया। यहाँ ये ध्यान रखना है जो चालू दायित्व दिए हैं, चालू दायित्व बच्चों प्रश्न में ज्ञात करने की उपयुक्ता इनकी हो सकती है, बट ये सरलता अनुपात के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इनको यहाँ शामिल नहीं करना। इनकी उपयुक्ता तभी हो सकती है यदि यहाँ कुल ऋण दिए होते, कुल ऋण में से हम चालू दायित्व घटा देते हैं तो भी दीर्घकालिक ऋण है। बट यहाँ इंडिविजुअली नाम दिए हैं, बैंक लोन दिया है और 12% ऋण पर डिवेंचर दिए, इसलिए हमने इनको जोड़ लिया है। तो 12, 8, 20 दीर्घकालिक ऋण हो गए, समतांश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, ये अंशधारियों के कोष। अंशधारियों के कोष से मतलब क्या, ऐसा प्रश्न भी पूछ सकते हैं, दीर्घकालिक ऋण किसे कहते हैं? वे ऋण जिनका भुगतान करने के लिए हमें कितना समय मिले, 1 वर्ष से अधिक का समय मिले, वो सारे के सारे ऋण दीर्घकालिक ऋण कहलाते हैं। इसमें ऋण पत्र सबसे महत्वपूर्ण है, बैंक ऋण है आपका, बंधक ऋण है, आपने जन रिसीप्ट स्वीकार किया है तो वो भी इसकी श्रेणी में ही आता है आपका, दीर्घकालिक आयोजन भी इसकी श्रेणी में ही आता है, कहलाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे थ्योरी के। अंशधारियों के कोष है मतलब समतांश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी और संचय व अधिक वाला जो शीर्षक होता है, चिट्ठी में मैंने आपको बताया था, वो आता है। संचय व अधिक के अंतर्गत सामान्य संचय, पूंजीगत संचय, प्रतिभूति प्रीमियम और लाभ हानि खाते का जमा शेष, और इसमें से बच्चों कृत्रिम संपत्तियों को हम माइनस कर देते हैं, वो जो राशि आएगी वो अंशधारियों का कोष है। प्रश्न के हिसाब से देख लीजिए क्या हो गया आपका, यहाँ आ जाते हैं तो 20 लाख बटे आपका जो है 43 लाख, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 20 बटे 43। इसको सरल से सरल रूप में हम ले जाएंगे, जितना ज्यादा इसको विभाजित कर सकते हैं तो ये आएगा 0.46 1 आ जाएगा बच्चों। तो लगभग ये दूना है। अच्छा, ये इसका आंसर आ गया। ये बच्चों इसको बोलते हैं ऋण समतानुपात के नाम से जानते हैं। अब एक प्रश्न और लिखते हैं, 12वां प्रश्न देखिए। 12वें प्रश्न क्या दिया है, कौन कौन सी चीजें दी है, थोड़ा सा दिया है। समतांश पूंजी है, समान संचय है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये अंशधारियों का कोष है, 10% ऋण पात, ये दीर्घकालिक हो गए। चालू दायित्व असंबद्ध मद हो गई, इसको इससे लेने दें। प्रारंभिक व्यय कृत्रिम संपत्ति के अंतर्गत आते हैं, तो समतांश पूंजी और सामान्य संचय को जोड़ेंगे और प्रारंभिक व्यय को हम माइनस करेंगे, और दीर्घकालिक ऋण केवल हम डिवेंचर का यूज करेंगे जो 75,000 रुपए है। चालू दायित्व जो है हमारी तरलता अनुपात से संबंधित होती है, अर्थात इसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। अगले वाले प्रश्न को कैसे हल करेंगे, अगले वाले प्रश्न में, 12वें वाले प्रश्न में जो है आपका क्या दिया है, पेज नंबर ये 660 पर है।
अनुपात ज्ञात करें। दीर्घकालिक ऋण में केवल बच्चों इस प्रश्न के हिसाब से 10% डिबेंचर दी है, 10% ऋण पत्र दिए हैं और उनकी वैल्यू दी है 75,000। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या दिए हैं देखिए, प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। एक तो आपकी समता अंश पूंजी दी है बच्चों, अंश पूंजी प्लस सामान्य संचय ये दिया है। अब कृत्रिम संपत्ति घटाते हैं। कृत्रिम संपत्तियों में बच्चों प्रारंभिक व्यय यदि प्रश्न में दिए हैं तो उनको घटा देते हैं। ऋण पात्र अंशों के निर्गमन पर कोई व्यय है तो वो घटा देते हैं, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बढ़ता है तो उसको घटा देते हैं, अभिगोपान कमीशन है तो उसको घटा देते हैं। यदि ये दिए हैं अलग से प्रश्न तो पहले इनको जोड़ देते हैं और इन सारे शब्दों को एक नाम से पुकारते हैं, कृत्रिम संपत्ति। ये वास्तव में बच्चों व्यय के नेचर की होती हैं, लेकिन लेखांकन परंपरा के अनुसार, प्रथा के अनुसार इनको कृत्रिम संपत्ति मान करके लिखा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 1,80,000 और 5,000 है, ये 1,00,000 है और ये 80,000 है और घटाने वाली 5,000। तो पिछले सवाल के यदि हम तुलना करें तो ये चीज इसमें आ गई, ये 1,80,000 हो गया हमारा और इसमें से 5,000 बच्चों हम घटाएंगे तो ये आएगा 1,75,000। हल कर लेंगे प्रश्न को, इधर हल करके देखेंगे तो ये 75,000 बटे 1,75,000, 1 2 3 1 2 3, ये 75 बटे 175 हो गया। इसको और सरल रूप में ले जाइए, सरल रूप में इसको ले जाएंगे तो ये बच्चों आएगा आपका 0.1441 आएगा या 0.416 आपका आंसर। इसको सरल से सरल रूप में इस तरह से बच्चों ये ऋण समता अनुपात आपका निकाला जाता है, ऋण समता अनुपात ज्ञात किया जाता है। अगले दो अनुपात आपके जो बचते हैं, कुल संपत्ति ऋण अनुपात और एक स्वामित्व कोष अनुपात, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।